नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटों और उड़ीसा विधानसभा की 28 सीटों पर वोटिंग हुई है। लोकसभा की 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। चौथे चरण में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, टीएमसी नेता महुआ मित्रा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। चौथे चरण में सबसे ज्यादा मशहूर बीजेपी की लगी है, क्योंकि पिछले चुनाव में तकरीबन आधी सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, इसलिए उनकी साख दांव पर लगी है। क्या बीजेपी अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। चौथे चरण कहां कितनी फीसदी वोटिंग हुई है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। साल 2024 का महासंग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 70% से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। नेता वही हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे चरण दर चरण लगातार बदल रहे हैं। महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, इन तमाम मुद्दों की जगह अब मंगलसूत्र की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, विरासत टैक्स की बात हो रही है, वोट जिहाद की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, पाकिस्तान, पीओके जैसे तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी मुद्दे इस चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस और मोदी की गारंटी लगातार हावी रही। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में संविधान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, पीओके जैसे मुद्दे लगातार हावी होते जा रहे हैं। आखिर कैसे चरण दर चरण चुनाव बदल रहा है, चरण दर चरण चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ हिंदुस्तान में चुनाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा हिंदुस्तान के चुनाव में छाया हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई हैं, तस्वीर दिखा रहा हूं। पीओके में लगातार आजादी के नारे गूंज रहे हैं। आखिर कैसे है पीओके के ताजा हालात, और पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार से क्यों है नाराज, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो चुका है। 7 चरणों में से अब 3 चरण के मतदान सिर्फ बाकी है। चौथे चरण में 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों के लिए 17 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही कुल 70% लोकसभा सीटों पर वोटिंग प्रोसेस हो चुकी है। इस चरण के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में मतदान का काम पूरा हो चुका है और पहले चरण की 102 लोकसभा सीट, दूसरे चरण की 89 सीटें, तीसरे चरण की 94 सीटें और चौथे चरण की 96 सीटों को मिलाकर
कुल 381 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। अब महज 163 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में 3 लोगों की अलग अलग वजह से मौत भी हो गई। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में वोटिंग से एक दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। टीएमसी ने सीपीआई-एम समर्थकों पर बम धमाके का आरोप लगाया। दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई। तो बिहार के मुंगेर में वोटिंग से पहले एक पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज शाम 5 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर 62.31% वोटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, जहां 75.66% हुई है। जम्मू कश्मीर में सबसे कम यानी 35.75% वोटिंग हुई। इसके अलावा बिहार में 54.14% वोटिंग हुई। झारखंड में 63.14% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में 68.01% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 52.49% मतदान हुआ। उड़ीसा में 62.96% वोटिंग हुई। तेलंगाना में 61.16% वोटिंग हुई। तो उत्तर प्रदेश में 56.35% वोटिंग हुई। इस तरीके से हिंदुस्तान में मतदान फीसदी चौथे चरण में 62% से ज्यादा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चौथे चरण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और चुनाव खत्म हो चुका। इसके अलावा 3 चरणों के तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से पहले काशी में भव्य रोड शो किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। घंटों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो चला। इसके अलावा रोड शो में जगह जगह कई समाज के मंच पर उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। हर तरफ शंख और शहनाई की गूंज रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तमाम दल के लोग थे, हर समुदाय के लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो को देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी सड़क पर आए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना भी की। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके पीछे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख सकते हैं। ये रोड शो के वक्त की तस्वीरें हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और विधि विधान के साथ इस पूजा अर्चना को उन्होंने संपन्न किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से जैसे जैसे चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी मुद्दे भी लगातार बदलते जा रहे हैं। मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ चुनाव, 2024 का चुनाव चौथे चरण आते आते प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता और ज्यादा बढ़ गई। चुनावी ऐलान से पहले मोदी की गारंटी की खूब शोर सुनाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मोदी की गारंटी जनता को दिखाई दिए। लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के साथ साथ 400 पार के नारे भी खूब सुनाई थी। दूसरे चरण से पहले विपक्ष ने संविधान का मुद्दा लपक लिया। विपक्ष कहने लगा कि बीजेपी आई तो संविधान को बदल दिया जाएगा और सभी आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद मुद्दा चुनाव में हिंदू मुसलमान हुआ, उसके बाद मंगलसूत्र तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया और फिर तीसरे चरण के आरक्षण को हथियार बना लिया। तीसरे चरण में आरक्षण का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया और आरक्षण का मुद्दा बनाने के लिए फेक वीडियो का इस्तेमाल भी किया गया। और अब चौथे चरण में मुद्दा पूरी तरीके से पाकिस्तान पर शिफ्ट हो गया है। चुनाव में जमकर पाकिस्तान पीओके का मुद्दा लगातार हावी है। वोटरों को साधने में लगातार यह मुद्दा काम कर रहा है।
कोई पाकिस्तान के एटम बम की धमकी देगा, कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, तो कोई पाकिस्तान से बात करने की पैरवी कर रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, नहीं तो चूड़ियां पहना देंगे। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि लगातार जो बुनियादी मुद्दे हैं हिंदुस्तान में, वो मुद्दे गायब हैं और तमाम उन चीजों पर बातचीत हो रही है जो लगातार सियासत को हवा दे रहे हैं, वोट हासिल हो रहे हैं। चौथे चरण के वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजफ्फरपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान पर भी वार किया है। पीएम मोदी ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर करारा जवाब दिया है जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पीएम मोदी ने कहा अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो हम पहना देंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला के बयान पर वो जवाब दे रहे हैं। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने किस तरीके से पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। सोचिए क्या हाल हो गया है चुनाव में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अब सवाल है कि चुनाव हिंदुस्तान का है पर मुद्दा पाकिस्तान क्यों बना हुआ है। आखिर चुनाव 2024 के चुनावी जंग में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीएके को वापस हिंदुस्तान में लाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेताओं का वक्त वक्त पर पाकिस्तान जो प्यार है वो उभरता रहता है। विपक्ष के नेता पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होती है, हंसी आती है। और इन सबके बीच इस चुनाव के दौरान पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर, जो आग में घी की तरह काम कर रहा है। और बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस राहुल गांधी पर लगातार अपना नजरिया बदले हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात की एक चुनावी सभा में कहा था, यहां कांग्रेस मर रही है, वहां पाकिस्तान रो रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। इसके 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की पैरवी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। फिर इसके 2 दिन के बाद कांग्रेस के ही नेता है मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास
परमाणु बम हैं। अगर हम पाकिस्तान को इज्जत नहीं देंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु बम से हमले करने की सोच सकता है। यह बयान है हमारे हिंदुस्तान के नेताओं के। जरा सोचिए कि पाकिस्तान में, मतलब चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं, बात पाकिस्तान की हो रही है, परमाणु बम पाकिस्तान के पास और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो हाथ में हाथ धर के बैठे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये नया हिंदुस्तान है। नया हिंदुस्तान चीन में भी घुस जाता है, पाकिस्तान में भी घुस जाता है और घर में घुस के मारने की हैसियत हिंदुस्तान रखता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का वो बयान भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर से दिया था। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था, उसको भी सुन लीजिए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। ये हिंदुस्तान के नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं, मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन चुनाव में बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। और इन तमाम बातों का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आप नरेंद्र मोदी को भी सुन लीजिए कि किस तरीके से वो पीओके से लेकर पाकिस्तान को घेरे हुए हैं। आप खुद सुनिए। मैं आपको उससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। होम मिनिस्टर अमित शाह किस तरीके से लगातार पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं और लगातार किस तरीके से वो पीओके की बात करते हैं। जब भी उनके सामने पीओके का मुद्दा आता है तो उनका एक अलग रुख हम सब देखते हैं। एक बार फिर से अमित शाह को सुनवाता हूं। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे महाराज 80 पार कर गए, मगर आपको मालूम नहीं पड़ता, कौशाम्बी को जान नहीं पाए। कौशाम्बी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा इस वक्त हावी है, तो दूसरी तरफ पीओके में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके की जनता इस वक्त सड़कों पर उतर आई है। पीओके में 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन शांत होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अफसर की मौत की खबर है, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। पीओके में यह विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी GAC के बैनर तले हो रही है। अवामी एक्शन कमेटी ने ज्यादातर छोटे कारोबारी माने जाते हैं और ये कारोबारी सस्ता आटा, सस्ता बिजली, अमीरों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि पुलिस ने अवामी एक्शन कमेटी के 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पीओके में आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, पीओके के लोग पाकिस्तान से क्यों नाराज हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के पीओके में इस तरह के हालात बनते रहे हैं।
चूंकि पीओके के स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तानी सरकार पर भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीओके का मिलिटराइजेशन करने का दावा भी किया जा रहा है और पिछले हफ्ते पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने यह बताया था कि महंगाई, बेरोजगारी, गेहूं, आटे पर सब्सिडी खत्म करने, टैक्स और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर पीओके के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। पाकिस्तान की 20% बिजली पीओके के मंगला डैम से पैदा होती है। इसके बावजूद भी पीओके को उसकी जरूरत की 30% बिजली मिलती है और इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास चला जाता है। सोचिए आप, पीओके में बुनियादी ढांचा भी बहुत कमजोर है। 70 सालों से पीओके में ना तो सड़कें हैं, ना पुल हैं, ना ही ढंग से स्कूल हैं, अस्पताल हैं। कोई बुनियादी जरूरत की चीजें पीओके में मौजूद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है। वैसे तो महंगाई पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन पीओके में इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है। पीओके के लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती, पाकिस्तानी की सरकार से। पीओके में आटा जैसी जरूरी चीजें जो बहुत जरूरी हैं, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। एक आटे बोरी के लिए मारामारी हो जाती है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी मांगों में से आटे पर सब्सिडी एक बड़ी मांग है। सोचिए आटे के लिए किस तरह से पाकिस्तान के लोग लड़ रहे हैं। पीओके में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीओके के लोग जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हो रहे विकास को देखकर हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। और कई बार पीओके के नेता से लेकर आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुहार लगा चुके हैं और राष्ट्रीय आवाज के जरिए वो खबरें लगातार मैं आपको पीओके की दिखाता रहा हूं, पीओके के लोगों की तकलीफें उठाते रहा हूं और बताता रहा हूं कि पीओके के लोग किस तरीके से हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके के लोग खुद हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया था और चुनावी मौसम में पाकिस्तान और पीओके एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब बाकी के 3 चरण जो हैं उसमें पीओके का मुद्दा और ज्यादा उठने वाला है, क्योंकि लगातार पीओके के लोग परेशान हैं और हमारे हिंदुस्तान में जब जब भी चुनाव होते हैं तो पाकिस्तान एक फेवरेट मुद्दा होता है। पाकिस्तान की बात करना, पीओके की बात करना हमारे लिए बड़ा अच्छा मुद्दा इन नेताओं को मिल जाता है। और मुद्दे जब नेताओं को मिलते हैं तो लगातार उस पर सियासत होती है। आने वाले वक्त में देखिए कि सियासत और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं, नाम पाकिस्तान और पीओके का लिया जा रहा है और यह सियासत है, वोट के लिए कुछ भी करवा सकती है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।